बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 अप्रैल 2020 जुमेरात का दिन। आपका मेज़बान मियाँ वसीम एक दफ़ा दोबारा हाज़िर है आपके सामने। हमने पिछली कुछ चंद वीडियो मैंने की क्योंकि एक झूठ एंड सच पे टॉपिक पे बहस हो रही थी, तो मैंने आपको चंद वीडियोज़ में बताया कि कौन कौन किस किस तरह झूठ बोलता है, हमारा मीडिया कितना झूठा है और कितना सच्चा। इस सिलसिले में हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कहा कि आपने एंकर्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो इनके पीछे हैं, जो जिनका ये एजेंडा होता है, जिनको एंकर्स लेके चलते हैं, जो मीडिया मालकान हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एजेंडा तो मीडिया मालकान का होता है। तो वहाँ से फिर एंकर बाकी पाया तकमील जितने भी लोग हैं चैनल्स के, वो उसको पाया तकमील पहुँचाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज एक हमारे जो मीडिया माफिया डाउन है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आज, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी इस पे बात करके कुछ और चीज़ों, करंट इश्यूज़, उसके ऊपर भी हम जाएं। आज हम एक जो हमारे एक बहुत बड़े माफिया डाउन है, मीडिया डाउन है, जो कहते हैं कि ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिज़नेस है, ये साफ़त नहीं है। आज हम थोड़ी सी उस बारे में बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, उनकी शख्सियत के बारे में भी बताऊंगा, और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उनका बैकग्राउंड है क्या, उनका फ्यूचर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका हाल क्या है और वो पीछे क्या करते आए हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडिया डाउन मीर शकील और रहमान के बारे में, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये मीर शकील रहमान और अदारों के लिए, दोनों के लिए नो एंड नेवर की पोजीशन है, नो एंड नेवर की पोजीशन है। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। वो कितने ताकतवर हैं वो सब जानते हैं कि मीर शकील रहमान कितने ताकतवर हैं। 1985 से 1989 तक नवाज शरीफ ने एज ए वज़ीर आला पंजाब उनको 2,37,00,000 के इश्तिहारात दिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1985 की, जब रुपए की वैल्यू क्या थी। तो 1985 से 4 सालों में नवाज शरीफ ने उनको 2,37,00,000 के इश्तिहारात दिए हैं मीर शकील रहमान के जंग ग्रुप को। ये मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा आपको बताया है। फिर 1986 में नवाज शरीफ ने 54 प्लाट्स दिए उनको, जिनके सिलसिले में आजकल जिनकी इन्वेस्टिगेशन में वो नैब की हिरासत में है। मीर शकील रहमान और नवाज शरीफ आजकल दोनों मुल्ज़िम भी हैं और मुजरम भी हैं। इस केस में, ये जो केस है 54 प्लाट्स का, इसमें दोनों के नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुका है, और मेरे ख्याल में नैब अब बहुत जल्द नवाज शरीफ को इस मामले में इश्तिहारी भी करार दे देगा। इससे पहले आपको पता है कि नवाज शरीफ का ख़ानदान, आई थिंक सो, इस 12 करोड़ आवाम में शायद इनका वाद ख़ानदान है, या इस वाद ख़ानदान को ये एजाज़ है कि जिसके सारे घर के फ़र्द इश्तिहारी हैं। ये आई थिंक सो 22 करोड़ आवाम में किसी को भी ये आज़ाद हासिल नहीं है। आप जानते हैं हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, इसहाक डार, अली इमरान इश्तिहारी भी हैं, फ़रारी भी हैं। अब तो उसमें नवाज शरीफ का भी एक इश्तिहारी फरारी होने का इजाफा होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड सिर्फ शरीफ फैमिली के पास है पाकिस्तान में, अगर देखा जाए 22 करोड़ आवाम में से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, और ये जो इंडिया में जंजाल है, अब ये भी किस काम आएगा और आखिर कब काम आएगा। मेरे ख्याल में अब ये इसके काम आने वाली बातें स्टार्ट हो गई हैं। और अगर हम ये भी देखा जाए कि अगर ये मुल्क जैसे यूके है या यूरोप है, या अगर ये इन बंदों को वापस देना शुरू कर दें, या ये जो करप्शन की अमाउंट है ये वापस देना शुरू कर दें, तो ये तो आधे मुल्क खाली हो जाएं। तो इसीलिए हमारे जो प्रीवियस हुक्मरान थे, उन्होंने ऐसे कोई भी मुआदे किसी भी मुल्क के साथ नहीं किए थे। उनको पता था कि अगर हम करप्शन करेंगे, इस चीज़ों की करेंगे, तो फिर जाना तो हमने बाहर ही है। अगर आज उन मुल्कों के साथ अगर हम कैदियों के लेन देन और करप्शन की जितना भी पैसे की वापसी का मुआदा करते हैं, तो फिर ये कल हमारे ही सर पे आके पड़ेगा। जैसे कि वो डॉक्टर आसिम साहब, जिसको जरदारी साहब अपना खरगोश भी कहते थे, जब उनके लिए कनाडा की गवर्नमेंट ने ख़त लिख दिया था कि उनको वापस लिखा जाए, वो हमारे शहरी भी हैं। तो बात हो रही थी मीर शकील रहमान की। मीर शकील रहमान 97 से 99 तक ये 2-3 साल ऐसे थे जिसमें नवाज शरीफ के साथ उनकी बहुत ज़्यादा सख्त लड़ाई रही। तो उस वक्त 99 में नवाज शरीफ ने जो अपने जो जिसको कहते हैं ना डॉन ने अपने जो बड़े बड़े चेले रखे होते हैं, तो सैफ रहमान उनका सबसे बड़ा जो चेले थे,
उनको जिसके पीछे भी लगाना होता था सफ़र अमान को लगा दिया करते थे ताकि वो उसको तबाह बर्बाद करके आए। आपने सुनी होगी जो बड़ी मशहूर मरूफ वीडियो टेप जिसमें सफ़र अमान जो है कॉल करते हैं मलिक अब्दुल कयूम जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, कि आपने जरदारी साहब को और बेनज़ीर साहब को कितनी कितनी, वो ऑडियो टेप आपने सुनी कि कितने कितने साल की सज़ा देनी है। तो ये वो सफ़र अमान थे जिनको नवाज़ शरीफ साहब ने लगा दिया मीर शकील रहमान के पीछे। लेकिन इतनी ताकतवर नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी मीर खलील रहमान को गिरफ़्तार नहीं कर सके थे। ये सिचुएशन थी उस वक्त मीडिया डॉन की। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, जब उस मुशर्रफ के दौर में भी इतनी ताकत के बावजूद भी जियो को बंद भी किया, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन फिर भी मुशर्रफ मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार नहीं कर सके क्योंकि वो इतना बड़ा मीडिया डॉन था और है। उसके बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो जरदारी साहब ने भी, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। ऊपर से तो मीडिया उन पर तनकीद भी करता था, लड़ाई भी थी, लेकिन उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। तो जरदारी साहब ने तो उनको क्या गिरफ़्तार करना था। फिर दोबारा नवाज़ शरीफ आए। नवाज़ शरीफ तो पहले भी बेस्ट फ्रेंड थे मीर शकील रहमान साहब के। तो आपको पता है लड़ाई के बाद पर मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो फिर तल्लक एंड मोहब्बत, जब सुलह होती है तो वो मोहब्बत वो बढ़ जाती है। तो नवाज़ शरीफ साहब जैसे ही जो 12-13 में जो पिछली उनकी गवर्नमेंट थी 12-13 में उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने फिर जितने इश्तिहारात सिर्फ जंग और जियो न्यूज़ के दिए, इतने इश्तिहारात पूरी मीडिया को नहीं मिले जितने नवाज़ शरीफ साहब ने सिर्फ जंग जियो को दिए। 2013-14 में जब हमला हुआ हामिद मीर पे तो जियो न्यूज़ उस वक्त हाजिर सर्विस जो हमारे DGISI थी उसकी तस्वीरें चला के उनकी तस्वीरें चला के उन्होंने हमले का इल्ज़ाम लगाया और उनको लाइव टीवी पे जो ISI के चीफ थे उनको कातिल करार देते रहे और उनकी तस्वीरें चलती रही, जो आज तक किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि किसी हमारे दिफाई इदारे या हमारी कौमी अस्करी इदारे के बारे में ऐसी बातें करें। लेकिन वही मीर शकील रहमान अपने टीवी जंग अपने जियो न्यूज़ के ज़रिए जंग के ज़रिए उनकी तस्वीरें चला के उनको कातिल करार देते रहे। मुझे आपको भी याद होगा, मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में खुद कहा था कि मैंने जियो के मुल्क दुश्मनी और गद्दारों के सबूत अपने आँखों से देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। ये उस वक्त के जो वज़ीर दिफा था ये वो कह रहे थे काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठ के। फिर उसके बाद पैमरा ने पाबंदी भी लगाई कि जियो के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर जुर्माना भी किया, लेकिन जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा था कि ये पाबंदी है, जियो ये जो जुर्माना है ये बहुत कम है, हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब आप खुद देखें कि एक मुल्क के वज़ीर दिफा कह रहा है कि मीर शकील रहमान एक बहुत बड़ा गद्दार वतन है, उसके पास उसने अपनी आंखों से तमाम सबूत देखे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको गिरफ़्तार नहीं किया या नहीं कर सकता था। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक माफिया, एक मीडिया डॉन की क्या क्या उसकी पावर हो सकती है। उसके बाद इमरान खान आया तो इमरान खान के बाद पहली दफ़ा मीर शकील रहमान साहब जो गिरफ़्तार हुए अपनी पहले केस के चक्कर में। जब गिरफ़्तार हुए, ये अपनी 4 दहाइयों से अपना धंधा करते आ रहे थे, 4 दहाइयों से, जिसको ये अपने मुंह से उसको अपना धंधा, अपने बिजनेस बोलते हैं, 4 दहाइयों से करते आ रहे थे, किसी ने इनको गिरफ़्तार नहीं किया। इमरान खान आया तो उसने इनको गिरफ़्तार किया। आपको पता होगा नवाज़ शरीफ और मीर शकील रहमान में मेरा ज़ाती तजर्बा है कि इनमें एक चीज़ बहुत मुश्तरक है, जो कि इनकी बहुत पुरानी आदत भी है। इनका एक हाथ पाँव पे होता है और एक हाथ इनका गिरेबान पे होता है। जब कमज़ोर हों तो ये पाँव पकड़ लेते हैं और जब ये ताकतवर हों तो फिर ये गिरेबान पकड़ लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ इन दोनों में मुख्तलफ भी है। नवाज शरीफ पाँव पकड़ के मुक़्तदर हलकों के और वो बाहर चले जाते हैं, बाहर चले गए हैं और वो खामोश हो गए हैं, वो ताबेदार हो गए हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब मैंने बोलना नहीं है। उनमें ये एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन मीर शकील रहमान पे जब भी किसी का हाथ उनकी गर्दन पे आता है वो पाँव पकड़ लेते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको पता, कुछ ख़वातीन के आंसू पे कहते हैं नहीं जाना चाहिए, मैं तमाम ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कुछ की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत तनकीद भी हो जाती कुछ की, कि उनको आंसू पे कभी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह मीर शकील रहमान के आंसू पे भी कभी नहीं जाना चाहिए। तो कुछ मुक़्तदर हलकों को आप जानते हैं कि उन पर तरस आ जाता है पर उनको माफ़ कर दिया जाता है। आपने वो बड़ा मशहूर डायलॉग तो सुना होगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो फिर यही सिचुएशन होती है जब मीर शकील रहमान को तरस खाने के बाद माफ़ कर दिया जाता है।
तरस खाने के बाद माफ़ करते, फिर जाके फिर ये उन्हीं को पड़ जाते हैं, फिर भी उन्हीं पे हमले स्टार्ट कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी नवाज शरीफ की कम रही है, लेकिन ये मीर शकील और रहमान की ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा है। मेरी एक अपनी इतला है, मेरी एक अपनी एक ज़ाती इतला है कि उन जो मीर शकील और रहमान के मामलात कुछ तय पा गए हैं, और कुछ मामलात काफ़ी हद तक उनके तय पा गए हैं, और कुछ मुख्तदर हलकों को उनको काफ़ी ज़्यादा तरस आना शुरू हो गया है। लेकिन इमरान खान इस चीज़ पे डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि इस केस का फ़ैसला मेरिट पे ही होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान ने पहले भी जितने लोग गिरफ़्तार किए, उनका किसी का फ़ैसला मेरिट पे नहीं हुआ। वो तमाम अब जेलों से बाहर हैं, कोई लंदन में अपने झूले झूल रहे हैं, कोई यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, कोई कोरोना वायरस पे स्पीचें दे रहे हैं, कोई तकरीरें दे रहे हैं। तो मेरिट पे तो पहले भी इमरान खान की गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इनका मोबाइल नैब के हाथ में आ गया है, उसका अगर फ्रांजिक करवाया जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको बहुत दूर तक, जो सलाखों के पीछे इनको पूरी ज़िंदगी के लिए रख सकती हैं। मेरी इस सिलसिले में बात हुई है, हमारे एक बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आजकल अमेरिका में होते हैं। तो मेरी 2 दिन पहले उनसे जब उन्होंने मेरी वीडियो सुनी हामिद मीर के बारे में, तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इनके ख़िलाफ़ उनकी एक अपनी इतला थी, क्योंकि वो आर्मी के जो है एक्स ब्रिगेडियर रह चुके हैं। तो उनकी एक अपनी इतला थी कि अगर इनके ख़िलाफ़, अगर जो इनका मोबाइल नैब को मिला है और जो चीज़ें उसमें मिली हैं, इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, इनके ख़िलाफ़ रियासत मुखालफ और इक़दामात का मुकदमा बन सकता है, अगर ये तहकीकात दुरुस्त तरीके से हों। क्योंकि अब ये मामला चेयरमैन नैब पे है, अदारों पे है, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि इनका मोबाइल FIA को देना चाहिए, वो इसका फ्रांजिंग करें, उसके बाद उनको देखें कि इनके किन किन के साथ राब्ते थे और इनको कौन कौन फंडिंग कर रहा था, और ये तमाम चीज़ें मोबाइल से मिल चुकी हैं। और फिर डेफिनेटली अगर इनका फ्राजिक हो जाता है इसके मोबाइल का, तो मैं श्योर हूँ कि ये गॉड फादर जो मीडिया का फादर है, ये बिल्कुल सलाहों के पीछे पका पका चला जाता हो सकता है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें चली जाएं। अगर मुक़्तदर हल्के इनकी रहम की अपील मंजूर ना करें तो नवाज शरीफ, देखा जाए तो नवाज शरीफ की भी रहम की अपीलें मंजूर नहीं होती थी, लेकिन वो भी मुक़्तदर हल्कों से रहम की अपीलें मंजूर करवा के बाहर चले गए हैं, लंदन चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर रियासती अदारों को, अगर रियासत को, अगर मुक़्तदर हल्कों को अपना अब मजाक नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में मायूसी होती है, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज होता है, उनको गुस्सा आता है, इंसाफ से, पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम से उनको नफ़रत होती है। तो मेरे ख़्याल में अब रियासती अदारों को, बाकी अदारों को, गवर्नमेंट को, नैब को इस केस को इख्तितामी मराहल में लेके जाना चाहिए और इसका फ़ैसला मेरिट पे होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने मैंने 1-2 वीडियो में जिक्र भी किया, और आपने पिछले इन दिनों में अगर हामिद मीर के साहब के प्रोग्राम सुने भी होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान आजकल शिबली फराज जो हमारे नए वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल जो है वो दिन रात बांध रहे हैं, उन पे हर वक्त वो उनको तारीफ़ करते उनकी नज़र आए हैं। बेसिकली तो मेरे ख्याल में ये जो हामिद मीर साहब चाहते ये हैं कि इमरान खान से तल्लुकात उनके बेहतर हो जाएं, और उनके दरमियान में शिबली फराज साहब इन तल्लुकात को बेहतर बनाएं, और शिबली फराज साहब जो है वो वकील बन के जंग एंड जी न्यूज़ के मामलात भी हुकूमत के साथ बेहतर करें, और इस तल्लुकात को अच्छे करवाने के साथ साथ वो मीर शकील और रहमान साहब को भी बाहर लेकर आए। इसीलिए आजकल जो है हामिद मीर साहब जो है वो दिन रात तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं शिबली फराज साहब के। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने उनकी बात मान ली या इनकी बातों में आ गए, वैसे तो ये ऐसा ज़्यादा मुमकिनात में दिखाई नहीं, अगर ऐसा आ गया तो फिर ये इमरान खान के लिए भी नुकसानदेह है, ये PTI के लिए और कौम के लिए और रियासत के लिए, सब के लिए ये चीज़ नुकसानदेह होगी। तो जो मैं बात कर रहा था, नो एंड नेवर तक की बात पहुंच चुकी है। तो यह फैसला मेरे ख्याल में बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, बड़ा फैसला कौन मोड़ है। हम ये देखते हैं कि ये मुल्क, ये आइन, ये रियासत विन होती है या मीडिया का गॉड फादर इसमें विन होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट। मैं आपको इस सिलसिले में तमाम अपडेट्स देता रहूँगा, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो भी मीडिया के ऊपर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रमज़ान में अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।